हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे, एकदम मस्त बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 1, अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीति का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा को। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अर्थशास्त्र में आगमन विधि को जर्मन इतिहासवादी संप्रदाय ने प्रयोग किया था, जो पूर्णतया ऐतिहासिक अनुसंधान से अर्थशास्त्र का विकास करना चाहता था। एंजल के उपभोग का नियम, पारिवारिक व्यय तथा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आगमन तर्क पर ही आधारित है। आगमन तर्क की वह प्रक्रिया है जिसमें एक अंश से संपूर्ण की ओर, विशेष से सामान्य की ओर और व्यष्टि से समष्टि की ओर जाया जाता है। बेकन ने इसे एक आरोही प्रक्रिया बताया है, जिसमें तथ्य इकट्ठे करते हैं, उन्हें क्रमबद्ध करते हैं और तब निष्कर्ष निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर डी, धन का। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों तथा विशेष रूप से अर्थशास्त्र के जन्मदाता कहे जाने वाले एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। उन्होंने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में कहा कि राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज की जांच करना ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। अतः अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर धन का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 3, एडम स्मिथ की पुस्तक राष्ट्रों के धन की प्रकृति एवं कारणों की खोज किस वर्ष में प्रकाशित हुई। तो ऑप्शन नंबर सी, 1776 में। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ को। चलिए व्याख्या देखते हैं। अर्थशास्त्र का जनक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को कहा जाता है। यह पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बताया कि उत्पादन का मुख्य साधन श्रम है। अदृश्य हाथ का विचार भी इन्होंने ही दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 है। क्वेश्चन नंबर 5, एक निर्देशित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा। तो व्याख्या देखते हैं। निर्देशित अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। नियोजित आर्थिक प्रणाली में सरकार का एक केंद्रीय आयोजन अधिकारी होता है, जो क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए का निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या उत्पादन किसके लिए किया जाए का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी, आय के वितरण से। चलिए व्याख्या देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था को 3 आधारभूत आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, किसी वस्तु तथा सेवा का कितनी मात्रा में उत्पादन कैसे किया जाए, वस्तुओं के चयन से संबंधित है। नंबर 2, वस्तु और सेवा का उत्पादन कैसे किया जाए, तकनीकी चयन से संबंधित है। वस्तु और सेवा का उत्पादन किसके लिए किया जाए, समाज में आय एवं संपत्ति के वितरण से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नैतिक अथवा मूल्य निर्णय संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी, आदर्श अर्थशास्त्र की व्याख्या देखते हैं। नैतिक अथवा मूल्य निर्णय आदर्श अर्थशास्त्र से संबंधित है। आदर्श अर्थशास्त्र क्या वांछनीय है तथा क्या अवांछनीय है, क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए का अध्ययन करता है। आदर्श अर्थशास्त्र यह भी स्पष्ट करता है कि सरकार को आयकर में वृद्धि कर लानी चाहिए या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या है का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक आर्थिक विश्लेषण से। तो व्याख्या देखते हैं। क्या है का संबंध वास्तविक या यथार्थ आर्थिक विश्लेषण से संबंधित होता है, जबकि होना चाहिए का संबंध आदर्श आर्थिक विश्लेषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, आभूषण को। इसकी व्याख्या देखते हैं।
परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने धन शब्द का प्रयोग उन भौतिक वस्तुओं के लिए किया जो दुर्लभ होती हैं। भौतिक वस्तुएं देखने तथा छूने के गुण से युक्त होती हैं, जैसे कपड़ा, फर्नीचर, पुस्तक, सोना, चांदी आदि। अभौतिक वस्तुओं या सेवाओं को जिन्हें छुआ या देखा ना जा सके को धन नहीं माना गया है। क्वेश्चन नंबर 10, अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जात का एक अध्ययन है? ऑप्शन नंबर डी, मार्शल ने। व्याख्या देखते हैं। मार्शल तथा उनके समकक्ष अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी विचारधारा प्रस्तुत की गई। इनके अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल संपत्ति प्राप्त करना ही है। संपत्ति स्वयं कोई साध्य नहीं है, अतः यह एक साध्य का साधन मात्र है और यह साध्य है मानव कल्याण। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यापार में मानव जात का एक अध्ययन है। यह व्यक्ति तथा समाज के कार्यों के उस भाग की जांच करता है जो सुख व कल्याण के लिए आवश्यक भौतिक साधनों की प्राप्ति और उन्हें उपभोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मार्शल ने धन के स्थान पर मनुष्य के कल्याण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए, अर्थात मनुष्य का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11, धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। तो ऑप्शन नंबर सी, मार्शल का। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री द्वारा अर्थशास्त्र को मानवीय जीवन की सामान्य क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, मार्शल। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे गणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई? ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। व्याख्या देखते हैं। जर्मनी की ऐतिहासिक परंपरा की अर्थशास्त्रियों, अनेक समाज सुधारकों एवं राजनीतिज्ञों जैसे रस्किन, कार्लाइल, विकटबर्ग आदि ने धन के विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र की कटु आलोचना की तथा इसे कुबेर का शास्त्र, गणित विज्ञान, रोटी बखर का शास्त्र कहकर आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 14, अर्थशास्त्र में निम्न में से किसे उत्पादन माना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भूमि को जोतना। व्याख्या, अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न साधनों के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु को उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध करवाना उत्पादन माना जाता है। उत्पादन में प्रायः भौतिक रूप की ही गणना की जाती है तथा अन्य विकल्पों को छोड़कर भूमि को जोतना उत्पादन क्रिया माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, उत्पादन को इस कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, उपयोगिता का सृजन करना। व्याख्या, अर्थशास्त्र में उत्पादन मात्र उत्पादन के साधनों का द्वारा किए गए कार्य का परिणाम ही नहीं होता है, अपितु यह उपयोगिता के सृजन का कार्य भी करता है, अर्थात उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्रिया उपभोग है तथा आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की वस्तु की क्षमता उपयोगिता है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्पादन का अभिप्राय होता है। ऑप्शन नंबर सी, उपयोगिता का सृजन। जिस क्रिया के द्वारा किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन किया जाता है उसे उत्पादन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उत्पादन की सर्वोत्तम परिभाषा के अनुसार उत्पादन होता है सर्वसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन एवं उसके मूल्य में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थशास्त्र असाध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, यह विचार किसने प्रकट किया? ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन्स ने। व्याख्या देखते हैं। अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, यह विचार लियोनल रॉबिन्स ने व्यक्त किया था। इनके अनुसार अर्थशास्त्र साधनों की कमी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 19, आर्थिक समस्या का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए, संसाधनों की दुर्लभता।
व्याख्या देखते हैं। आर्थिक समस्या का संबंध रॉबिन्स ने संसाधनों की दुर्लभता को बताया है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्यों तथा वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 20, अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसने अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर डी, रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन्स की परिभाषा। व्याख्या देखते हैं। अर्थशास्त्र के संबंध में एडम स्मिथ से लेकर पीयू तक अधिकांश विचारकों ने अर्थशास्त्र की यह परिभाषा दी है कि यह ऐसा विज्ञान है जो भौतिक कल्याण के कारणों का अध्ययन करता है, या फिर यह कि यह धन का विज्ञान है। विशेष रूप से मार्शल ने इसे जीवन के सामान्य व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों के द्वारा धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण तक सीमित रखा। परंतु प्रोफेसर रॉबिन्स के शब्दों में अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा विकल्पात्मक प्रयोग वाले दुर्लभ साधनों के बीच संबंधात्मक रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार रॉबिन्स की परिभाषा भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, लगा दो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्लासिकल अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ, जेबीसे सीनियर, जे.एस. मिल, डेविड रिकार्डो आदि द्वारा दी गई परिभाषाएं या धन संबंधी परिभाषाएं। न्यू क्लासिकल पर अर्थशास्त्रियों जैसे मार्शल, पीगू, कैनन आदि द्वारा दी गई परिभाषाएं कल्याण संबंधी परिभाषाएं कहलाती हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री रॉबिन्स तथा प्रोफेसर फिलिप बिकस्टीड, पॉल सैमुअल्सन आदि द्वारा समर्थित दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं कहलाती हैं। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा प्रोफेसर जे.के. मेहता द्वारा दी गई। राज्य अर्थव्यवस्था ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट डाला, ये कथन कीन्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 23, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा गई? तो ऑप्शन नंबर बी, रॉबिन्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। ये किसका कथन है? ऑप्शन नंबर बी, रॉबिन्स का। क्वेश्चन नंबर 25, आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, डेविड रिकार्डो से। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, जेम्स कीन्स। क्वेश्चन नंबर 27, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रीय परिभाषा किसकी देन है? तो ऑप्शन नंबर ए, पॉल एंड सैमुअल्सन। चलिए व्याख्या देखते हैं। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा आधुनिक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुअल्सन की देन है। अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है। इनके अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मुद्रा के प्रयोग द्वारा अथवा मुद्रा के बिना ही किस प्रकार से मानव और समाज एक निश्चित अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ साधनों के प्रयोग को चुनते हैं और किस प्रकार उन्हें समाज के विभिन्न लोगों तथा समूहों के बीच वर्तमान तथा निकट भविष्य में उपयोग के लिए वितरित करते हैं। इनके अलावा पीटरसन, फर्ग्यूसन आदि द्वारा भी अर्थशास्त्र की विकास आधारित या आधुनिक परिभाषा दिया गया। प्रोफेसर सैमुअल्सन की परिभाषा को निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है। तो नंबर 1, सैमुअल्सन मानव व्यवहार के चुनाव करने तथा साधनों की सीमितता को अधिक महत्व देते हैं। नंबर 2, सैमुअल्सन वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत साधनों के आवंटन की समस्या को महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन नंबर 3,
नंबर 3, सैमुअल्सन की परिभाषा में गत्यात्मक दृष्टिकोण है। सैमुअल्सन की परिभाषा में मार्शल तथा रॉबिन्स दोनों की परिभाषाओं का समावेश है। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं क्या क्या है। अर्थशास्त्र एक विकासशील तथा गतिमान शास्त्र है। अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में अर्थशास्त्री एकमत नहीं है। धन प्रधान परिभाषाएं एडम स्मिथ, जेविसे, बाक्र आदि अर्थशास्त्रियों ने दी। धन प्रधान परिभाषा में अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु में धन रहा है। कल्याण आधारित परिभाषाएं मार्शल, पीगू आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई। कल्याण आधारित परिभाषाओं का केंद्र बिंदु धन नहीं अपितु मानव करने वाला है। दुर्लभता परिधान परिभाषाएं रॉबिन्स द्वारा दी गई। इसके अंतर्गत सीमित और अनेक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। विकास आधारित परिभाषा प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई। इसमें साधनों के विकास तथा वृद्धि पर जोर दिया जाता है। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा पीजे के मेहता द्वारा दी गई। तो क्वेश्चन नंबर 28, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रीय परिभाषा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर बी सैमुअल्सन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, साम्य फर्म की अवधारणा किसने दी? तो ऑप्शन नंबर है पीगू द्वारा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। साम्य फर्म की अवधारणा अर्थशास्त्री पीगू ने दी। पीगू का मत है कि यदि कोई उद्योग संस्थिति या साम्य की स्थिति में हो, अर्थात उसका कुल उत्पादन द्विहीय मांग के संदर्भ में अपरिवर्तित हो जाए, तो आवश्यक नहीं है कि उस उद्योग की सभी फर्में संस्थिति की स्थिति में हों। ऐसा हो सकता है कि कुछ फर्में उत्पादन का विस्तार कर रही हों तथा कुछ संकुचन कर रही हों। इन विस्तार तथा संकुचन क्रियाओं का संयुक्त प्रभाव ऐसा हो कि विस्तार प्रभाव संकुचन प्रभाव के ठीक बराबर हो। पीगू ने यह मत व्यक्त किया कि उद्योग की संस्थिति की स्थिति में एक फर्म ऐसी हो सकती है जो स्वयं भी संस्थिति की स्थिति में हो, जिसमें न विस्तार की प्रवृत्ति हो और न ही संकुचन की। पीगू ने इस फर्म को संस्थिति फर्म कहा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? प्रतिनिधि फर्म का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार प्रतिनिधि फर्म एक ऐसी फर्म है जो बहुत दिनों से उत्पादन कर रही है, उसे उत्पादन क्रिया में विसफलता मिली है एवं उसे बाह्य एवं आंतरिक मितव्यताएं प्राप्त हैं तथा इसका प्रबंधन सामान्य व्यक्तियों द्वारा होता है। उद्योग में 3 प्रकार की फर्में पाई जाती हैं। कौन कौन से? नंबर 1, ऐसी फर्में जो असामान्य लाभ अर्जित कर रही हैं, जिनमें औसत लागत औसत आय से कम है। नंबर 2, ऐसी फर्में जो सामान्य लाभ अर्जित कर रही हैं, जिनमें औसत लागत औसत आय के बराबर है। नंबर 3, ऐसी फर्में जो हानि पर उत्पादन कर रही हैं, जिनमें औसत लागत औसत आय से अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 30, ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, उनमें से कोई नहीं। तो ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक पुस्तक के लेखक जेविसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए कोड से हेतु का चयन कीजिए। तो पुस्तक का नाम और उनके लेखक। तो पहला ऑप्शन नंबर है आर्थिक विज्ञान की प्रकृति एवं महत्व पर निबंध, ये संबंधित है आपकी रॉबिन्स से। नंबर 2 से राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की खोज, ये एडम स्मिथ से संबंधित है। नंबर 3 से अर्थशास्त्र के सिद्धांत मार्शल से संबंधित है और अर्थशास्त्र सैमुअल्सन से संबंधित है। चलिए व्याख्या देखते हैं। चलिए ये देखते हैं, आंसर चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, एक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1, प्रमाणक परिकल्पना। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। एक सिद्धांत कारण और परिणाम के बीच कारण विषयक संबंध को व्यक्त करता है। वैज्ञानिक विधि द्वारा एक सिद्धांत के निर्माण में 6 सोपानों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, समस्या का चुनाव। नंबर 2, आंकड़े एकत्रित करना। नंबर 3, आंकड़ों का
वर्गीकरण। नंबर 4 परिकल्पना का निर्माण। नंबर 5 परिकल्पना का परीक्षण। नंबर 6 सिद्धांत का सत्यापन। एक सफलतापूर्वक परीक्षण की गई परिकल्पना को सत्यापित अथवा प्रमाणित किया जाता है अतः सत्यापित अथवा प्रमाणित परिकल्पना सिद्धांत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर ऑप्शन नंबर 1 होगी। चलिए व्याख्या देखते हैं। यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर एक समान होगी। इसे चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है। तो चित्र में MN एक सीधी मांग रेखा में DD डैश वक्र रेखीय मांग वक्र को दर्शाता है जो P बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। P बिंदु पर मांग की लोच E इक्वल टू होता है P बिंदु का निचला भाग बटे P बिंदु का ऊपरी भाग, तो बराबर होगा PN/PM। स्पर्श बिंदु P पर दोनों वक्रों की लोच एक अर्थात समान होंगी। क्वेश्चन नंबर 34 अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान। ये कथन है ऑप्शन नंबर बी रॉबिन्स का। ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए लिखा कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 35 आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पेरिबस शब्द का प्रयोग बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी अन्य बातें स्थिर हैं। तो सेटेरिस पेरिबस लैटिन भाषा का शब्द जिसका सामान्य अर्थ है यदि अन्य बातें समान हैं जैसे उपभोक्ता विवेकशील हो उसकी रुचि में परिवर्तन ना हो उसका अधिमान ना बदले। क्वेश्चन नंबर 36 किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र। तो क्वेश्चन इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 मकड़जाल मॉडल के अनुसार स्थायी संतुलन की अवस्था किस स्थिति में प्राप्त होगी। तो ऑप्शन नंबर बी मांग अधिक तथा मांग की लोच के रेट में पोत की लोच। तो व्याख्या देखते हैं। मकड़जाल मॉडल के अनुसार स्थायी संतुलन की अवस्था होगी मांग अधिक तथा मांग की लोच ग्रेटर देन पोत की लोच। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि मांग वक्र का ढाल पूत वक्र के ढाल से कम है तो संतुलन की प्रकृति होगी ऑप्शन नंबर ए स्थायी। व्याख्या देखते हैं। यदि पूर्ति वक्र से मांग वक्र की ढाल संख्यात्मक तौर पर छोटी हो तो कीमत संतुलन केंद्र की ओर गति करेगी। इसके विपरीत यदि पूर्ति वक्र से मांग वक्र की ढाल संख्यात्मक तौर से अधिक हो तो कीमत संतुलन से बाहर की ओर गति करेगी। यदि पूर्ति वक्र और मांग वक्र की ढाल संख्यात्मक तौर से बराबर हो तो कीमत अपने संतुलन मूल्य के इर्द गिर्द गति करेगी। क्वेश्चन नंबर 39 आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी मार्शलियन दृष्टिकोण। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को मार्शलियन दृष्टिकोण कहते हैं। दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक बाजार उद्योग अलग से विश्लेषित होता है तथा बाजारों या उद्योगों के बीच अंतःकरण पर विचार नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 40 मांग एवं पूर्ति की अंतःक्रिया से कीमत निर्धारण को प्रतिपादित किया ऑप्शन नंबर बी मार्शल ने। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। मार्शल के अनुसार वस्तु का मूल्य उस वस्तु की मांग तथा पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। वस्तु की मांग वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता पर निर्भर करती है तथा वस्तु की पूर्ति उत्पादन लागत पर निर्भर करती है। मार्शल के अनुसार व्यवस्था जहां मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो वही मूल्य निर्धारित होता है। ये संस्थिति मूल्य होता है। क्वेश्चन नंबर 41 मांग तालिका क्या प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर ए मांग की मात्रा तथा मूल्य में फलनात्मक संबंध। वह तालिका
या सामग्री जिससे कीमत और खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है मांग तालिका कहलाती है। मांग तालिका दो प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिगत मांग तालिका, नंबर 2 बाजार मांग तालिका। किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति की विभिन्न कीमतों पर मांग को प्रदर्शित करने वाली तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है, जबकि बाजार मांग तालिका समस्त बाजार में किसी समय बिंदु पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग के उपयोग को प्रदर्शित करती है। मांग तालिका को जब रेखाचित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तब उसे मांग वक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मांग एवं आपूर्ति वक्र का विच्छेदन बिंदु निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर डी संतुलन कीमत, मांग तथा आपूर्ति सभी। व्याख्या देखते हैं। मांग एवं आपूर्ति वक्र का विच्छेदन बिंदु संतुलन कीमत, मांग तथा आपूर्ति सभी का निर्धारण करता है। वे बिंदु जहां पूर्ति एवं मांग वक्र एक दूसरे को विच्छेदित करते हैं बाजार संतुलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43, तो मुद्रा की मांग है। ऑप्शन नंबर सी व्युत्पन्न मांग। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। मुद्रा की मांग व्युत्पन्न मांग डेरिव्ड डिमांड है। मुद्रा समेत सभी उत्पादक वस्तुओं की मांग अप्रत्यक्ष मांग होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। श्रम की मांग कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी व्युत्पन्न मांग। तो उत्पादक वस्तुओं की संयुक्त मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है, क्योंकि किसी साधन की मांग उस तैयार वस्तु से व्युत्पन्न मांग होती है जिसके उत्पादन में वह साधन सहायक हो। श्रम के लिए मांग व्युत्पन्न मांग होती है क्योंकि यह उस वस्तु की मांग पर निर्भर करती है जिसके बनाने में ये सहायक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 45 श्रम की मांग कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी व्युत्पन्न मांग। तो क्वेश्चन नंबर 46 साधनों की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी यह सरकार की श्रम संबंधी नीति से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 47 किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है। ऑप्शन नंबर डी समय की प्रति इकाई पर मूल्य विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी वस्तु की पूर्ति से आशय समय की प्रति इकाई एवं मूल्य विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा से है। किसी वस्तु की पूर्ति वस्तु की कीमत और उसकी उत्पादन लागत पर निर्भर करती है। पूर्ति का नियम वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा तथा उसकी कीमत में संबंध व्यक्त करता है। पूर्ति के नियम के अनुसार किसी वस्तु की पूर्ति उसकी कीमत बढ़ने पर बढ़ती है तथा कीमत घटने पर घटती है, अन्य बातों के स्थिर रहने पर। इस प्रकार यह नियम वस्तु की पूर्ति तथा उसकी कीमत के बीच प्रत्यक्ष धनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। एक पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक होता है। यह नीचे बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। इसका कारण यह है कि जब बहुत अधिक लाभ की आकांक्षा में उत्पादक उत्पादन को बढ़ाता है तो उत्पादन की लागत भी बढ़ती है। ह्रासमान प्रतिफल के नियम के क्रियाशील होने के कारण उत्पादन की लागत बढ़ती जाती है। पूर्ति वक्र को सीमांत लागत वक्र से व्युत्पन्न किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 स्थिर संतुलन में साम्य ऑप्शन नंबर है मूल संतुलन की ओर लौटती है। चलिए व्याख्या देखते हैं। एक इकाई या स्थिर अर्थव्यवस्था उस समय स्थिर संस्थिति में कही जाएगी जबकि किसी कारण से संस्थिति की स्थिति भंग होने पर या असंतुलित होने पर ऐसी शक्तियां स्वतः क्रियाशील हो जाए जिससे संस्थिति की प्रारंभिक स्थिति की प्राप्ति हो जाए या उससे प्राप्त करने की प्रवृत्ति हो। अस्थिर संस्थिति की स्थिति उस समय होगी जबकि किसी भी व्यवधान के कारण संस्थिति भंग होने पर ऐसी शक्तियां क्रियाशील होने लगें जिससे संस्थिति की मूल स्थिति निरंतर दूर होती जाए। इस प्रकार एक बार असंतुलन पैदा होने पर संस्थिति की मूल स्थिति पुनः न प्राप्त हो। तटस्थ संस्थिति उस समय होगी जबकि एक बार
संस्कृति की स्थिति भंग होने पर पुरानी संस्कृति की स्थिति तो न प्राप्त हो, बल्कि उसी स्तर पर मूल संस्कृति की स्थिति तथा नई संस्कृति की स्थिति में कोई अंतर न हो, नई संस्कृति पर पहुंचकर स्थिर हो जाए। ग्राफ देख लीजिए, अस्थिर संतुलन में ये चित्र बनेगा, स्थिर संतुलन तथा संतुलन। क्वेश्चन नंबर 49, पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, भारी पेंदी वाला जहाज। प्रोफेसर पीगू के अनुसार समुद्र की सतह पर पड़ा भारी पेंदी वाला जहाज स्थिर साम्य में रहता है। रखा हुआ अंडा तटस्थ साम्य स्थिति में होता है, जबकि एक सिरे पर खड़ा अंडा अस्थिर साम्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सा संतुलन का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर है संभावित। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, बताएं किस तरह का वीडियो बना, ताकि हम और मेहनत कर और अच्छे से आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।